हेलो स्टूडेंट्स, एमएम क्लासेस में आपका स्वागत है और ये है क्लास 12th का लेक्चर नंबर 4। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स नियम का सदिश निरूपण, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। जैसा कि आज का टॉपिक मैंने नोट कर दिया है। आज का टॉपिक क्या है? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ का, कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। कूलॉम का नियम तो आप लोगों ने पढ़ा है ना? क्या है कूलॉम का नियम? इसके पिछली वीडियो में हम लोग कूलॉम का नियम पढ़ चुके हैं, आवेश पढ़ चुके हैं, आवेश के प्रकार पढ़ चुके हैं और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। तो पहली बात तो आप हमको ये बता दीजिए कि कूलॉम का नियम क्या है। बताइए, याद है आप लोगों को कूलॉम का नियम? कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ने से पहले आप एक बार कूलॉम का नियम पढ़ लीजिए, तो ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ पढ़ने से पहले हम एक बार ये जान लें कि वेक्टर फॉर्म क्या होता है। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर का मतलब होता है सदिश। वेक्टर का मतलब होता है सदिश। सदिश ये आपने 9th 10th में भी पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है। सदिश क्या होता है? जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो। परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड। सदिश क्या है? जिसमें परिमाण और दिशा, परिमाण भी हो और दिशा भी हो, उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर फॉर्म। यानी मैग्नीट्यूड भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, जैसे सदिश हमने कहा, सदिश राशि कौन कौन सी होती है? जैसे बल हमारा सदिश राशि है, बल है सदिश राशि। तो बल का मैग्नीट्यूड क्या होगा? जैसे मैं कहूँ कि 4 न्यूटन का बल लगाओ, तो यहाँ पे 4 क्या है? 4 इसका मैग्नीट्यूड है। और मैं कह दूँ 4 न्यूटन का बल लेफ्ट साइड में लगाओ, तो लेफ्ट साइड क्या है? ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन हुई है। तो वेक्टर में हमको क्या क्या जरूरत होती है? मैग्नीट्यूड की और डायरेक्शन की। मैग्नीट्यूड यानी जिसकी वैल्यू फिक्स हो या जो न्यूमेरियल फॉर्म में दी गई हो वैल्यू, वो मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन कितने प्रकार की होती हैं? डायरेक्शन 3 प्रकार की होती हैं, साइंस में या किसी में भी। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, ये 3 डायरेक्शन होती हैं इन फिजिक्स। और नॉर्मली भी यही 3 डायरेक्शन होती हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष। जब आप लोग चतुर्थांश वगैरह पढ़ते हैं मैथ में, तो उसमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष इंडिकेट करते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। इसी तरह एक जेड एक्सिस भी होती है। जेड अक्ष देखने के लिए, जैसे आप किसी चीज़ का कोना देखें, जैसे किसी चीज़ का भी कोना हो, हम कमरे का कोना ले लें या किसी बॉक्स का कोना ले लें, तो उसमें आप देखेंगे, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और एक मार्कर हम ऐसे ले लें, ये जेड अक्ष, ये जो दिशा बताएगी, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। जेड अक्ष ऐसे हम सीधा सीधा तो दिखा नहीं सकते, इसलिए तिरछा करके दिखा दिया। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष जो बाहर की ओर गई हो। तो यही 3 डायरेक्शन होती हैं, ठीक है। इन्हीं 3 डायरेक्शन का यूज हम करते हैं वेक्टर में। एक्स अक्ष के लिए हम आई कैप का यूज, वाई अक्ष के लिए जे कैप का यूज करते हैं और जेड अक्ष के लिए के कैप का यूज करते हैं। अब ये कैप क्या है? ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, अगर ना भी पढ़ा हो तब भी आप समझ लीजिए कि कैप क्या है। कैप क्या होता है? ये हमें डायरेक्शन बताता है। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये हमें डायरेक्शन बताता है। आई कैप कौन सी डायरेक्शन बताता है? एक्स अक्ष की डायरेक्शन बताता है। जे कैप कौन सी डायरेक्शन बताता है? वाई अक्ष की डायरेक्शन बताता है। और के कैप जेड अक्ष की डायमेंशन बताता है। और जैसे ये मान लीजिए कोई एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ये इसका टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है। जहाँ पे एरो बना होता है उसे हम हेड बोलते हैं और पीछे वाले भाग को टेल बोलते हैं। तो इसमें से ये कोई वेक्टर ए है और इसका मान लो मैग्नीट्यूड दिया गया है 3। मैग्नीट्यूड दिया गया है कितना? 3 दिया गया और हमको इसकी डायरेक्शन बतानी है। तो इसमें कोई हम एक छोटा सा वेक्टर काट लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो।
मैग्नीट्यूड जिसका 1 हो। तो जैसे अब हमको वेक्टर ए बताना है, वेक्टर ए क्या होगा, वेक्टर ए हमारा होगा, किसी भी वेक्टर को बताने के लिए हमको क्या क्या ज़रूरत होती है, मैग्नीट्यूड की और डायरेक्शन की। यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ए। वेक्टर ए, मॉड ए का मतलब मॉड ए की वैल्यू क्या आएगी, 1 2 300 200 300 जो भी आएगी, मतलब फिक्स वैल्यू आएगी। वेक्टर ए का मान, वेक्टर ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड का मतलब फिक्स वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब फिक्स वैल्यू, फिक्स वैल्यू आपको दे दी गई। और अब हमको डायरेक्शन बतानी है। अब बात आई डायरेक्शन बताने की, तो हम कुछ ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई कराएं कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज भी ना हो, मैग्नीट्यूड चेंज भी ना हो। डायरेक्शन मतलब ऐसे बताएं कि उसका परिमाण ना बदले, केवल डायरेक्शन बताएं। तो उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी एक की, क्योंकि एक ही ऐसी संख्या है जिसका गुणा कराने पर किसी संख्या के परिमाण में, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने कोई एक ऐसा ए कैप ले लिया, ए कैप ले, इसको ये जो ऊपर लगा इसको कैप पढ़ते हैं, ए कैप, ए कैप ले लिया जो हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। ए कैप क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। और ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। तो 1 का जब हम इस ए में, ए के मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ए की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर काहे में आएगा, तो ए कैप का मान क्या आ जाएगा, ए कैप बराबर वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ ए या मैग्नीट्यूड ऑफ ए। कहीं कहीं पे मॉड नहीं भी लगा रहता, केवल ए लिखा रहता है, तो उससे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ए कैप क्या है, ए कैप क्या बताता है, ए कैप केवल हमको डायरेक्शन बताता है। ए कैप क्या बताता है, ए कैप केवल डायरेक्शन बताता है। इसी ए कैप के ही विस्तृत फॉर्म है आई कैप, जे कैप और के कैप। एक्स अक्ष बता रहा है तो आई कैप, वाई अक्ष बता रहा है तो जे कैप, के कैप क्या बताएगा, जेड अक्ष बताएगा। और यहाँ पे ए कैप का मतलब, ए कैप का मतलब एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष तीनों हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अगर आई कैप यूज किए हैं तो एक्स अक्ष, जे कैप है तो वाई अक्ष, के कैप है तो जेड अक्ष। ये सब आप क्लास 11th में पढ़े हैं, अगर ना भी पढ़े हो तो एक बार देख लीजिए, अगर पढ़ा होगा तो आप समराइज कर लेंगे। तो ए कैप क्या है, ए कैप हमें डायरेक्शन बताता है। किसकी डायरेक्शन बताता है, उस वेक्टर की डायरेक्शन बताता है, उस वेक्टर की, उस सदिश की दिशा बताता है। ए कैप क्या बताता है, इसका काम केवल दिशा बताना होता है। जैसे आप लोग चौराहे में जाते हैं, एरो बने होते हैं लेफ्ट साइड के लिए, राइट साइड के लिए, तो एरो का क्या काम होता है, एरो का केवल इतना काम होता है, वो हमें दिशा बताता है और कुछ नहीं बताता। दूरी भी लिखी रहती है कि कानपुर 23 किलोमीटर, लखनऊ 200 किलोमीटर दूरी लिखी रहती है, और डायरेक्शन भी बताता है। तो दूरी तो मैग्नीट्यूड हो गया, जैसे कह दिया 23 किलोमीटर, तो 23 तो मैग्नीट्यूड हो गया। और एरो भी लगा रहता है कि स्कूल लेफ्ट साइड है, एरो लगा रहता है ना ग्रीन कलर से चौराहों पर। तो एरो क्या बताता है, एरो हमारा दिशा बताता है। एरो क्या बताता है, दिशा बताता है। एरो का केवल काम होता है दिशा बताना। और ए कैप, उसी एरो को ही साइंस में, उसी एरो को ही ए कैप से इंडिकेट कर दिया गया है। ए कैप बराबर वेक्टर ए अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो आपको दिशा बताना आया। इसी दिशा बताने का यूज हम लोग अब कूलॉम्स लॉ में करेंगे। कूलॉम्स लॉ आप सभी ने पढ़ लिया, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये तो कूलॉम्स लॉ का, ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। उसमें अब हमको केवल डायरेक्शन बतानी है, और जैसे ही हम डायरेक्शन बता देंगे तो वो हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो सबसे पहले कूलॉम्स लॉ आपको याद है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर।
ये आपका नॉर्मल कूलॉम्स लॉ है, इसमें वेक्टर फॉर्म नहीं यूज किया गया। ये क्या बताएगा, ये केवल हमें परिमाण बताएगा कि 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन। तो ये क्या बताएगा, केवल हमारा मैग्नीट्यूड बताएगा। जब हम इसमें डायरेक्शन ऐड कर देंगे तो हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ हो जाएगा। जब हम इस फॉर्मूले में डायरेक्शन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ बताने लगेगा। तो अब डायरेक्शन कैसे इंडिकेट करेंगे, चलिए मान लीजिए हमने कोई दो आवेश लिया Q1, इससे r दूरी पे कोई दूसरा आवेश ले लिया Q2, Q1 Q2 ये लेना अब तक तो सभी को आ गया होगा। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। आप प्लस माइनस भी ले सकते हैं या माइनस माइनस भी ले सकते हैं, प्लस प्लस भी ले सकते हैं, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इनके बीच की दूरी, अब इनके बीच की दूरी लेने पे ही आपको दिमाग लगाना है। देखिए जब तक हम वेक्टर फॉर्म की बात नहीं करते तो हम इनके बीच की दूरी डायरेक्ट r ले लेते हैं, चाहे हम इधर से नापें या इधर से लें। लेकिन जब हम दिशा की बात कर दिए, अब हम दिशा की बात कर रहे हैं, यानी जब Q1 से Q2 की ओर जाएंगे, Q1 से Q2 की ओर जाएंगे तो विस्थापन होगा। अब जब हम दिशा की बात करते हैं, जब हम दिशा की बात नहीं करते तब हम दूरी लेते हैं, जब हम दिशा की बात करते हैं तो फिर विस्थापन लेते हैं। विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। दो वस्तुओं के बीच की, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। और विस्थापन में दिशा फिक्स होती है, निश्चित दिशा होती है। तो अब इधर की ओर जा रहे हैं यानी कि दिशा फिक्स हो गई, यानी कि अब हम इनका विस्थापन लेंगे यानी कि ये Q1 है तो इसके लिए दूरी होगी R1, ये Q2 है तो इसके लिए दूरी R2 होगी। विस्थापन में हम क्या करते हैं, इधर से चले, विस्थापन में क्या करते हैं, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, यानी कि R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, जब हम Q1 से Q2 की ओर गए, Q1 से Q2 की ओर गए तो ये हमारा पहला बिंदु हुआ, ये अंतिम बिंदु हुआ। तो विस्थापन कैसे निकालते हैं, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। और जब सेम एज इसके इधर आएंगे तो क्या होगा, तो अब ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल ये हुआ। अब इधर की ओर गए, यहाँ से चलना शुरू किए, इधर की ओर आए तो ये हमारा फाइनल हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। और अगर हम इनका मॉड निकाल दें यानी कि R2 माइनस R1 का मॉड निकालें तो क्या आएगा, R आएगा। यानी इनके बीच की दूरी तो सेम है। अगर इन दोनों के बीच की दूरी इधर से 4 आ रही है तो इधर से भी 4 आएगी, लेकिन दिशा सेम नहीं है। इधर इस तरफ जा रही है, इधर इस तरफ जा रही है। तो वेक्टर फॉर्म में केवल दिशा में ही, मतलब वेक्टर फॉर्म में दिशा को ही ध्यान रखना है। दिशा का पूरा कॉन्सेप्ट दिशा का ही है। वेक्टर फॉर्म में पूरा कॉन्सेप्ट केवल डायरेक्शन का ही है। इधर की ओर गए तो विस्थापन हुआ लास्ट माइनस इनिशियल। जब इधर की ओर आए तो लास्ट माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक बिंदु। अब बल लेते हैं, बल कैसे लेंगे, बल आपको पता है, इन दोनों Q1 Q2 के बीच की जो दूरी, जो लाइन जाती है, उन्हीं में ही हम बल लेते हैं। ये दोनों प्लस फोर्सेस हैं, प्लस आवेश हैं, प्लस चार्जेस हैं ये दोनों, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी Q1 की ओर फोर्स लगाएगा, Q1 की ओर फोर्स लगाएगा तो F12 यानी कि 1 पे, Q1 पे कौन फोर्स लगा रहा है, 2 फोर्स लगा रहा है। F12 का क्या मतलब हुआ, 2 फोर्स लगा रहा है 1 पे, Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 पे। Q2 किस पे फोर्स लगा रहा है, Q1 पे। और सेम इधर क्या हो जाएगा, इधर Q1 फोर्स लगाएगा Q2 पे तो हो जाएगा F21। अब यहाँ पे 2 पे कौन फोर्स लगा रहा है, 1, जो पीछे लिखा जाता है वो फोर्स लगाता है। इधर की ओर जाएंगे तो 1 लगाएगा 2 पे फोर्स, तो F21। F12 F21। तो
अब यहाँ पे बल की भी दो कंडीशन हो गई, बल की भी दो दिशाएं हो गई, एक इस दिशा में एक इस दिशा में। F12 F21 का केवल इतना मतलब है, बल दो दिशा में लग रहा है, एक इस दिशा में बल लग रहा है, एक इस दिशा में बल लग रहा है। तो हम पहले इसके लिए निकाल लें, F12 के लिए निकाल लें दिशा, F12 के लिए डायरेक्शन, F12 के लिए वेक्टर फॉर्म निकाल लें। तो F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। उसके बाद डायरेक्शन बतानी है, अब हमको डायरेक्शन बताएंगे, बताना। जब हम F12 फोर्स निकाल रहे हैं तो हम डायरेक्शन भी ये वाली लेंगे। जब हम F12 इस पे 1 पे 2 के कारण फोर्स निकाल रहे हैं तो हम यही वाली डायरेक्शन भी लेंगे, ये वाली डायरेक्शन लेंगे। ये वाली डायरेक्शन क्या है? R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 यानी इसका कैप। और कैप निकालने के लिए अभी मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? ए कैप बराबर वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए बताया था। तो सेम एज हो जाएगा, F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यानी कि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपान मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस मॉड ऑफ R2 वेक्टर। और अभी मैंने आपको बताया था कि जब इनका मॉड निकालेंगे, इनका मॉड कितना आएगा? R के बराबर आएगा। मॉड कितना आएगा? R के बराबर आएगा, यानी क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इंटू R2 वेक्टर माइनस R2 नहीं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपान R का R में गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया कूलॉम्स लॉ का। कहीं कहीं पे केवल इतना ही लिखा हुआ छोड़ देते हैं, कैप लगा के छोड़ देते हैं। इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? इसी R1 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 को कहीं कहीं पे लिखा जाता है वेक्टर R12, प्रथम से द्वितीय की दूरी, प्रथम बिंदु से द्वितीय की दूरी R2 माइनस R1। प्रथम से द्वितीय की दूरी क्या होगी? इनकी दूरी जब विस्थापन निकालना होता है तो हम अंतिम माइनस प्रथम करते हैं, अंतिम माइनस प्रथम। तो इसकी जगह पे अगर इनकी जगह पे ये लिखा हुआ वेक्टर R12 या वेक्टर 2 1, तो इन चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका फिक्स है। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, चाहे हम ये लिख दें या ये लिख दें, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमको डायरेक्शन लेने के लिए हमने क्या किया? जब इधर की ओर डायरेक्शन ले रहे थे तो इनिशियल लास्ट माइनस इनिशियल, लास्ट माइनस इनिशियल जब इधर की ओर ले रहे थे, लास्ट माइनस इनिशियल जब इधर की ओर लेंगे तब ये लास्ट होगा भाई, यहाँ शुरू करेंगे तब ऐसे आएंगे, तो लास्ट माइनस इनिशियल। और फिर जब हमने फोर्स निकाला, फोर्स हम 1 2 इस डायरेक्शन में फोर्स निकाल रहे हैं तो इस डायरेक्शन की इसी तरफ की हम दूरी भी लेंगे। जब हम इस तरफ का फोर्स ले रहे हैं तो इस तरफ की दूरी लेंगे। इस तरफ की दूरी क्या है? इस तरफ की दूरी में आप वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 लें। ये दूरी नहीं है, ये हम दूरी बोल ज़रूर रहे हैं, दूरी आप भी बोलेंगे, लेकिन इस दूरी का मतलब क्या है? विस्थापन है, यानी इनके बीच की कम से कम दूरी है। R1 माइनस R2 का मतलब क्या है? इनके बीच का विस्थापन। और इसी विस्थापन को सिम्युलेटिक फॉर्म में R21 लिख दिया जाता है। तो चाहे ये लिखा हो या ये लिखा हो, दोनों का मतलब एक है। तो फॉर्मूला लिखा हमने, इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब इसकी डायरेक्शन लिखनी थी। डायरेक्शन लिखने के लिए पता है आपको कैप लगाना पड़ता है। तो इस ये दूरी हुई, इसमें हमने कैप लगा दिया। कैप का मतलब क्या होता है? कैप का मतलब होता है वेक्टर ए अपान मॉड ए, यानी वेक्टर R माइनस अपान मॉड R, वेक्टर R1 माइनस R2 अपान मॉड R1 माइनस R2। और
इनका मॉड कितना आएगा, r के बराबर आएगा, यानी अगर इसके बीच की दूरी 4 है तो इसका जब मॉड निकालेंगे तो 4 ही आएगा, यानी ये r क्या है, ये ही तो r हुआ, यही तो r हुआ। r का मतलब क्या हुआ कि इनके बीच की दूरी भाई फिक्स होगी, 4 या 5 या 10 जो भी होगा, इनके बीच की दूरी फिक्स होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल फिक्स होगी। और जब इनके बीच की दूरी फिक्स हुई तो हम और इनका मॉड निकालने के बाद यानी कि इनकी फिक्स दूरी लिखनी, इस वजह से हमने इनकी फिक्स दूरी r लिख दी। फिर r का r स्क्वायर में गुणा हो गया तो r क्यूब हो गया, तो 1/4πε0 q1 q2 अपान r क्यूब इंटू वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2। ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है। सेम एज अगर हमको 2 1 के लिए निकालना होता, इधर की ओर निकालना होता, तब हम ये वाली दूरी लेते। जब हमको इधर की ओर फोर्स निकालना होता तब हम ये वाली दूरी लेते। आपने F12 निकाला, F12 कितना आया था, 1/4πε0 q1 q2 अपान r क्यूब इंटू वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2, ये आया था। अब इसी तरह अगर हमको F21 निकालना हो, इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा, 1/4πε0 q1 q2 अपान r स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड फिक्स हुआ। अब हमको इसकी डायरेक्शन लेनी, जब इस तरफ की डायरेक्शन लेनी तो हम ये वाली डायरेक्शन लेंगे, यानी कि वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 का कैप। अब कैप हमारा क्या है, कैप क्या होता है, कैप अभी आपको पढ़ाया गया, 1/4πε0 q1 q2 अपान r स्क्वायर। कैप का मतलब इसका वेक्टर अपान इसका मॉड। जब मॉड निकालेंगे तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड तो फिक्स होता है, यानी इसकी फिक्स वैल्यू क्या आएगी, r आएगी। तो 1/4πε0 q1 q2 अपान r स्क्वायर इंटू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अपान r। जब इसका इसमें गुणा होगा तो ये भी r क्यूब हो जाएगा, यानी F21 की वैल्यू क्या आएगी, 1/4πε0 q1 q2 अपान r क्यूब, r स्क्वायर में r का गुणा हुआ, r स्क्वायर में r का गुणा हुआ आया r क्यूब इंटू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। ये जब हम F12 के लिए निकाल रहे थे तो r1 माइनस r2 था, और जब हम F21 के लिए निकाल रहे थे तो r2 माइनस r1 था। ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वेक्टर फॉर्म केवल हमको डायरेक्शन बताता है कि किस दिशा में बल लग रहा है। ये F21 यानी पहले आवेश से दूसरे आवेश पे लग रहा है। F21 का क्या मतलब हुआ, पहले आवेश के कारण दूसरे पे बल, और F12 का क्या मतलब हुआ, दूसरे आवेश के कारण पहले पे बल। जो बाद में लिखा जाता है वो बल लगाता है पहले वाले पे। धक्का हमेशा पीछे से दिया जाता है तो ये पीछे से ही धक्का देगा। F1 धक्का देगा 2 पे, इधर 2 धक्का देगा 1 पे। तो जब F12 निकालते हैं तो R1 R2, जब F21 निकालते हैं तो R2 R1। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत होती है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट करके बिल्कुल बताएं।